नमस्ते फ्रेंड्स, एसजी एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में प्रयोगशाला सहायक भर्ती जो आपके 2022 के लिए जो आया है नोटिफिकेशन, उसके लिए हम सिलेबस की बात करेंगे। देखिए, ये 2018 का सिलेबस है और इन एग्ज़ाम्स में जो सिलेबस होता है वो वही जो पुराना वाला सिलेबस होता है वही सिलेबस होता है। एक बार जो सिलेबस निकाल दिया जाता है पैटर्न के द्वारा, तो वही सिलेबस आपके रहने वाला है। अभी सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें कौन सा फैक्टर सबसे इम्पोर्टेंट काम करने वाला यहाँ पर है। तो देखिए, मैं आपको सिलेबस की बारीकियाँ यहाँ पर आपको समझाने वाला हूँ हर एक सब्जेक्ट की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान की हम बात करें तो इसमें राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य और राजस्थान की ज्योग्राफी है जो आपके 100 नंबर की होने वाली है। तो देखिए, यहाँ पर जो ये 100 मार्क्स है ये बहुत ही आपके लिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो देखिए, इस 100 मार्क्स में भी अब जो साइंस के बच्चे हैं उनका राजस्थान की जीके से इतना रिलेशन नहीं रह पाता, क्योंकि वो हमेशा साइंस में ही थोड़ा रिलेट ज़्यादा करते हैं। तो इसलिए अगर आपको मैं यहाँ पर अगर एक स्पेशली राय देना चाहूँ तो देखिए, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्योंकि जो लैब असिस्टेंट 2019 का जो एग्ज़ाम हुआ था वो मैंने खुद क्रैक किया था। तो उसी के बेसिस में आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान जीके को आपको सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो आपका राजस्थान का ज्योग्राफी है, भूगोल। इस भूगोल पोर्शन पे आप अच्छा फोकस करें, क्योंकि 20 से 25 क्वेश्चन 50 में से इसके आ जाते हैं और ये थोड़ा इजी भी होता है, क्योंकि ये चीज़ें हम रियल लाइफ में देखते भी आ रहे हैं, इसलिए अपने को थोड़ा सा इसका फ़ायदा ज़्यादा मिल जाता है। तो इस पे आप फोकस कर सकते हैं। बाकी तो आप अगर सभी को थोड़ा बहुत हल्का हल्का अगर पढ़ते हैं, डीप नहीं जाके, अगर नॉर्मली भी जिसकी तैयारी अच्छी खासी नहीं है, जिसे जीके बिल्कुल भी नहीं समझ में आता है, वो अगर थोड़ा बहुत भी अगर इसको पढ़ता है तो यहाँ से हिस्ट्री जो और आपके जो कल्चर है उससे भी आपके क्वेश्चंस राइट होने के चांसेस बन जाते हैं। तो आप फर्स्ट पार्ट में जितनी आप तैयारी कर सकते हैं उतनी आप कीजिए, लेकिन इसमें आपको एक अच्छा स्कोर करने के लिए ज्योग्राफी को आप बिल्कुल भी छोड़ना मत। इसके बाद हम साइंस की बात करते हैं। अब साइंस के स्टूडेंट है तो यहाँ पर बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री में तो आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होने वाली नहीं है। और देखिए, इसमें एक चीज़ साफ साफ यहाँ पर नोटिस करा दूं मैं आप लोगों को कि 40% जो है वो मिनिमम मार्क्स आपके पास होने चाहिए, यानी 300 में से आपके 40% लगभग 120, जो आपके 120 नंबर हैं, इतने आपके आने ही आने चाहिए। ये मैं आपको पहले से यहाँ पर बता दूँ। तो इसके बाद हम देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं कि आपके कितने क्या कौन सा सब्जेक्ट कैसा रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। अब हिस्ट्री के कौन कौन से टॉपिक हैं वो आपके पास यहाँ पर देखिए 17 हिस्ट्री के टॉपिक दे रखे हैं आपको, हिस्ट्री और कल्चर के। और ज्योग्राफी के टॉपिक की बात करो, देखो 16 ज्योग्राफी के टॉपिक हैं और यहाँ से क्वेश्चन भी आपके 20 से 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर मैटर करते हैं। तो ये जो आपका ज्योग्राफी का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर रहेगा, तो इसके लिए आप ज्योग्राफी को बिल्कुल भी मिस ना करें। इसके बाद हम साइंस की बात कर लेते हैं। तो साइंस हम यहाँ पर अगर साइंस के सिलेबस की बात करें तो अब साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो आपको एक भी टॉपिक नहीं छोड़ना है, लेकिन आपको एटलीस्ट ये ज़रूर ध्यान रखना है कि कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में है। क्योंकि जो साइंस के बच्चे होते हैं उनके दिमाग में ये रहता है कि हमारे तो 11वीं 12वीं का पूरा सिलेबस होगा, तो जो हम 11वीं 12वीं में जो चीज़ें पढ़ के आए हैं उन्हीं को पूरी कम्प्लीटली पढ़ना है। देखो, ऐसा नहीं है। कुछ सिलेबस ऐसा है जो 11वीं 12वीं के टॉपिक्स में से भी यहाँ पर नहीं है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम बात करें, या फिर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की जो राजस्थान की बोर्ड की जो बुक्स है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें से एक भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं हर एक टॉपिक के बारे में आपको बता देता हूँ, हल्का हल्का आइडिया दे देता हूँ, और कौन सा टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कहाँ से डीपली क्वेश्चन आ जाते हैं, कहाँ से ऊपर रफली लेवल से क्वेश्चन आते हैं, इसका भी थोड़ा मेरे को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बॉटनी के पार्ट की अगर हम बात करें तो बॉटनी के पार्ट में आपके पास जो प्लांट किंगडम है, ये प्लांट किंगडम आपके कम्प्लीटली आने वाला है। तो प्लांट किंगडम का आपको आइडिया होना चाहिए। देखिए, इसमें एक सिंपल सा वर्ड लिखा हुआ है, केवल एल्गी। अगर आप देखें तो एल्गी का एक पूरा बहुत बड़ा टॉपिक है, तो आपको एल्गी के बारे में आपको चीज़ें पढ़नी होगी। एल्गी, इसके अलावा ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, तो जितना प्लांट किंगडम आपके एनसीईआरटी में दे रखा है विथ उसके क्वेश्चन टाइप्स आपको देखने हैं, और बस इससे आपका हो जाएगा। इसके बाद है आपका इसमें आपके मॉर्फोलॉजी आ गई, जिसमें आपके रूट है, स्टेम है, लीफ है, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लोर है, एंड सीड है। तो इसके बारे में आपको जो एनसीईआरटी में दे रखा है
एनसीईआरटी के साथ में अगर आपके एनसीईआरटी की थ्योरी अगर आपको कम लगती है तो आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की थ्योरी आप देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में फैक्ट्स ज़्यादा हैं, सीधी लाइन टू लाइन ज़्यादा है एनसीईआरटी में। लेकिन अगर हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की अगर बुक की बात करें तो उसमें मटेरियल थोड़ा ज़्यादा दे रखा है, तो वहाँ से आपको ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें इस तरह से कवर की जा सकती है। उसके बाद हम बात करें यहाँ पर प्लांट एनाटोमी है, तो प्लांट एनाटोमी को भी आप दोनों से ही पढ़िए, आपके पास 10-15 पेज का मैटर हो जाएगा, इतना बहुत है अकॉर्डिंग टू में। उसके बाद हम बात करें प्लांट फिजियोलॉजी एनसीईआरटी की जो प्लांट फिजियोलॉजी है वो लगभग मेरे अकॉर्डिंग सफिशिएंट रहने वाली है, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगर आपको वो सफिशिएंट ना लगे तो आप दोनों में से किसी एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड वाली पढ़ लीजिए, वो भी सफिशिएंट आपके पास होगी, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। उसके बाद एनवायरमेंटल स्टडी जो है आपके पास, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडी है, इसको आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पर अगर मैं इकोलॉजी की बात करूँ तो इकोलॉजी का भी थोड़ा पार्ट है, एनवायरमेंटल भी है, तो इन दोनों को आप एनसीईआरटी से नहीं पढ़ के अगर किसी अच्छे राइटर की बुक से पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि डेट जो होती है उसके बारे में, यानी जो फैक्ट चीज़ें हैं वो ज़्यादा पूछी जाती है, और एनसीईआरटी में फैक्ट्स के बारे में इतना नहीं दे रखा है। तो आपको ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक से या फिर आप किसी ऑथेंटिक बुक से पढ़ते हैं, किसी ऑथर की बुक से पढ़ते हैं तो ज़्यादा ठीक यहाँ पर ये टॉपिक रहने वाला है, और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान होना चाहिए कि ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी आपके एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोनों का मिक्स पढ़िए, वहाँ से आपका काम हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यहाँ पर प्लांट इकोनॉमिक्स। तो प्लांट इकोनॉमिक्स के लिए आपको एनसीईआरटी और जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बुक है उसके साथ भी आपको कुछ और मैटर भी पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं सेल। तो सेल जो आपके पास है ये आपके एनसीईआरटी या माध्यमिक शिक्षा बोर्ड दोनों में से किसी एक का पढ़ लीजिए, बहुत होगा, सफिशिएंट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए इसमें जैसे अगर हम बात करें तो पेपर अभी तक लैब असिस्टेंट का अगर पिछले टाइम की बात करें तो 2 बार पेपर हुआ है, उससे पहले 2000 के आसपास हुआ था। जिस जनरेशन के लोग अभी यहाँ पर है भी नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि वो डेटा कोई निकाल पाएंगे। लेकिन करंटली जो पेपर हुए हैं वो केवल 2 बार हुए हैं, मुझे अच्छे से पता है। 2010 के बाद जो पेपर हुए हैं केवल 2 ही पेपर हुए हैं, 2016 में हुआ और एक 2019 की फरवरी में हुआ है पेपर। फरवरी के फर्स्ट वीक में पेपर था जो मैंने दिया था। दोनों पेपर में अगर आप देखोगे तो जो फरवरी 2019 का जो पेपर था वो काफ़ी इजी पेपर था, जबकि 2016 का जो पेपर था वो काफ़ी टफ पेपर था। तो टफ पेपर के अकॉर्डिंग आपको बहुत सारा मैटर पढ़ना पड़ेगा, और इजी पेपर के अकॉर्डिंग जो मैं बता रहा हूँ वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो मैं एक आपको मॉडरेट लेवल का बता रहा हूँ कि एक बार इजी आ गया, एक बार टफ पेपर आ गया, तो इस बार जो मॉडरेट लेवल का पेपर है उसमें से आप क्या क्या कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं जो जूलॉजी का पार्ट है, उसमें आपके पास मेंडल वाले जो 2 लेसन है आपके एनसीईआरटी में वो आपको अच्छे से पढ़ लेने हैं। इसके बाद आपके पास एनिमल किंगडम है, वो भी आपको अच्छे से पढ़ना है, और ह्यूमन फिजियोलॉजी में आपको बहुत अच्छे से मेहनत करनी है, क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी का देखो 3rd टॉपिक भी है, 4th टॉपिक भी है, 5th टॉपिक भी है, 6 भी है और 7 टॉपिक भी, ये समझ लीजिए कि आप ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेट करता हुआ ही है। उसके बाद जंतुओं का आपके पास आर्थिक महत्व है, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, तो ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद देखिए फिजिक्स में पूरी 11th-12th फिजिक्स नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये आपके पास हो गया सबसे पहले एंगुलर मोमेंटम वाला जड़त्व आघूर्ण आपके पास हो गया। उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स है फिजिक्स की, जो 11th का टॉपिक है। ये ऑसोलेशन भी 11th का टॉपिक है, वेव भी 11th का टॉपिक है। तो आपके पास अगर आप देखोगे तो केवल 4 लेसन आपके पास ऐसे हैं जो 11th क्लास से आपके पास यहाँ पर रिलेट करते हुए आपको दिख रहे होंगे, जबकि 11th में 15-16 लेसन है, उनमें से केवल 4 लेसन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद 12th की अगर हम बात करें तो 12th का ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग फर्स्ट लेसन आ गया, सेकंड इसमें आ गया, और ये 3rd लेसन आपका आ गया। उसके बाद 9th लेसन आ गया और 10th लेसन भी इसी में आ गया। तो 4 लेसन यहाँ हो गए, 5, 6 और 7 लेसन आपके 12th क्लास के हैं, जबकि 12th क्लास में भी आपको 15 लेसन देखने को मिलेंगे। तो सारे लेसन्स आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो टॉपिक है केवल वही आपको पढ़ने हैं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जैसे आपके कोई लेसन है, जैसे सवाल की अगर मैं बात करूँ एल्गी, तो एल्गी का पूरा लेसन आपको पढ़ना नहीं है, सबसे पहले आप फोकस करो केवल एल्गी पे। अब एल्गी के अलावा और उसमें क्या मैटर दे रखा है वो आपको बाद में पढ़ना है, अगर आपके पास टाइम रहता है तो।
अदरवाइज़ अगर आपको फर्स्ट टाइम अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो आप केवल जो टॉपिक का नाम दे रखा है वही, जैसे इसमें एटम परमाणु के मूलभूत कण दे रखे हैं, तो इसमें आपको परमाणु के मूलभूत कण 3 ही पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा प्रोटॉन के कौन कौन से पार्टिकल होते हैं वो सब आपको, अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम तो पढ़िए, अदरवाइज़ उनको पढ़ने की कोई नीड नहीं है यहाँ पर। उसके बाद देखिए एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड पीरियोडिक टेबल दोनों इसमें अच्छे से आपके पास आ जाती है। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये मैंने यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे से डाल रखी है दोनों लेसन, यानी ये पूरा सिलेबस मैंने डाल रखा है केमिस्ट्री वाला, तो आप इसका अच्छे से देख सकते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, काफ़ी शानदार, उससे बाहर नहीं जाएगा। हालांकि वो किसी दूसरे एग्जाम के पर्पज़ से पढ़ाया गया था, अब आपकी क्लासें भी रेगुलर स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन इसके लिए भी आपको थोड़ा सा देख लेना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिलेबस पैटर्न सेम रहता है। उसके बाद बात करते हैं एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक। एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक को आप 11th-12th की बुक से पढ़ें, वो सबसे बेस्ट है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट से, थोड़ा इसको देख लें आप अच्छे से। इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है, उससे बाहर नहीं जाएगा, डोंट वेरी। उसके बाद आयनिक इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करें तो आयनिक इक्विलिब्रियम भी मैंने अच्छे से पढ़ा रखा है। एसिड बेस ट्राइटेशन का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, जो मैंने अभी तक नहीं पढ़ाया है, आप उसे भी देख लें एक बार। उसके बाद गैसियस स्टेट, ये लेसन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन चारों लॉ में से एक क्वेश्चन पक्का है, एग्ज़ाम के टाइम पे आप मिला लेना आराम से। इसके बाद बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, थ्योरेटिकल टॉपिक है, काफ़ी अच्छे से यहाँ से न्यूमेरिकल नहीं आता है, थ्योरी की चीज़ें यहाँ पर ज़्यादा पूछी जाती है और बहुत ही इजीली आप इसका आंसर भी कर पाते हैं। उसके बाद सॉलिड स्टेट है, सॉलिड स्टेट में से भी आपसे जो ये है पैकिंग फ्रिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेज हैं। 2016 में क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड से क्वेश्चन आया था। उसके बाद यहाँ पर फ्रैंकल और शॉर्टकी से भी क्वेश्चन कई बार बहुत अच्छे बनते हैं। सॉल्यूशन वाला लेसन है, सॉल्यूशन वाले लेसन से क्वेश्चन बनता है और इसमें इम्पोर्टेंट जो है आपका राउल्ट लॉ है, और आदर्श और अनादर्श सॉल्यूशन में जो डिफरेंस होता है वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल आपको दे दीजिएगा, क्लोरोफॉर्म इसके साथ मिक्स हो रहा है, तो बताइए किसका एग्जाम्पल है, आदर्श का है, अनादर्श का है, अनादर्श में भी धनात्मक है या ऋणात्मक है, ऐसा क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। उसके बाद देखिए अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं है, जीओसी जो है वो आपका कंप्लीट है जीओसी, और जीओसी कंप्लीट जीओसी मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है। इसके साथ अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन है आपके पास केवल एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसके अलावा एल्कोहल, फिनोल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एमीन, नाइट्रोबेंजीन, ऐसे कोई भी कंपाउंड आपके नहीं है, बस उनका नामकरण आपको हल्का हल्का पता होना चाहिए, कुछ फॉर्मूलेज वगैरह आप याद कर लेना। इसके अलावा ऑर्गेनिक से इतना ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं आने वाला है। ऑर्गेनिक में जो ये वाला पोर्शन है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका होने वाला है, और जो ये नेक्स्ट पोर्शन है हाइड्रोकार्बन, इसको आप ज़्यादा बेस्ट होगा अगर आप एनसीईआरटी से पढ़ ले हैं, एनसीईआरटी की सीधी रिएक्शंस वगैरह अगर आप देख लें तो वो ठीक है। उसके अलावा ज़्यादा ऑर्गेनिक में आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। केमिस्ट्री के सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ईजी सिलेबस है। अगर ऑफलाइन क्लास में अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी अगर पढ़ा जाए तो 30 से 35 क्लास, मैक्सिमम 50 क्लास में ये समझ लीजिए आप अच्छे से पढ़ा जा सकता है। केमिस्ट्री का कितना भी टफ से टफ क्वेश्चन क्यों ना आए, याद रखना क्वांटम से क्वेश्चन पक्का आएगा, अच्छे से पढ़ के जाना। चलो सिलेबस का काफ़ी अच्छा एनालिसिस हमने कर लिया है। इसके बाद हम जो भी नेक्स्ट प्रिपरेशन है उसके बारे में हम बात करेंगे, कौन हर एक टॉपिक के बारे में रेगुलर वीडियोज़ भी लेके आएंगे जल्दी ही। जय हिंद।